गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं आप लोगों को दृश्य काव्य मीमांसा अध्याय 4 है। ये जो है भागीरथी मिश्र की काव्य शास्त्र बुक से लिया गया है। तो ये बुक रीडिंग आज से मैं कर रही हूँ। मुझे अध्याय 4 ही अच्छी लगी, इस वजह से यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप लोगों की बुक रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट कीजिए कि बुक रीडिंग कैसी है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़िए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अध्याय 4 है दृश्य काव्य मीमांसा। दृश्य काव्य मीमांसा, आप जानते हैं कि काव्य के दो भेद होते हैं, एक दृश्य दूसरा श्रव्य। तो दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक की बात आप लोग पढ़ेंगे। इसमें यहाँ पे लिखा है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, अर्थात इसका मतलब होता है कि सभी काव्यों में नाटक जो है रमणीय सुंदर, सबसे सुंदर होता है। सभी काव्यों में नाटक ही सबसे रमणीय, आकर्षक और सुंदर होता है। तो ये उसका भेद है, ठीक है। तो ये इसका अर्थ है। सॉरी। अब काव्य भेदों में नाटक जितना रमणीय है उतना ही प्राचीन और महत्वपूर्ण भी है। तो आप लोगों को सभी को पता है कि भरत मुनि है जो सबसे प्राचीन है। ये वो कौन से सदी के थे? तो वो जो है द्वितीय या तृतीय सदी के थे। तो इस तरह से तो नाटक जो लिखे थे वो बहुत पुराने हैं, ठीक है। और यहाँ पे यूनान और भारत दोनों ही प्राचीन सभ्यता के देशों में दृश्य काव्य का विकास बहुत प्राचीन काल से हो गया था, ठीक है। अभिनयशील या दृश्य काव्य का संस्कृत में नाम रूपक होता है। यानी अभिनयशील या दृश्य काव्य का संस्कृत में नाम रूपक होता है। तो रूपक कौन सा भाषा है? ये जो है संस्कृत लैंग्वेज, और पाश्चात्य साहित्य में इसको ड्रामा कहते हैं, ठीक है। और अरिस्टोटिल तथा अन्य पाश्चात्य आचार्यों के विचार से नाटक जीवन की अनुकृति है, ठीक है। और भारतीय नाटक के क्षेत्र में भी यही धारणा स्वीकार की गई है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा है, क्या लिखा है? देवा नाम मनुष्य नाम राज्ञा लोक महात्मा नाम पूर्ववृत्तानुचरितम नाटकम नाम तद भवेत। इसका अर्थ क्या होंगे? इसका अर्थ यह होते हैं कि देवताओं और मनुष्यों के जीवन की रमणीय यानी आकर्षक घटनाओं तथा पूर्व में घटित अनुकरण जिस रचना में किया जाता है उसे नाटक कहते हैं, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं इसका क्या अर्थ होंगे कि देवताओं और मनुष्यों के जीवन में, ठीक है, देवताओं और मनुष्यों के जीवन में रमणीय आकर्षक घटनाओं और पूर्व में घटित घटनाओं का अनुकरण। यहाँ पे राजा का भी लिख सकते हो, देवताओं मनुष्य और राजा ऐसा करके, कि जीवन में रमणीय और आकर्षक घटनाओं तथा पूर्व में घटित घटनाओं का अनुकरण जिस रचना में किया जाता है उसे नाटक कहते हैं, ठीक है। जिस रचना में किया जाता है उसे नाटक कहते हैं, ठीक। इसी प्रकार 10 रूपक धनंजय ने भी लिखा है। 10 रूपककार धनंजय ने भी लिखा है। क्या लिखा है? अवस्थानुकृति नाट्यम रूपम दृश्य योच्यते रूपकः तत्मारोपात तत्मारोपात, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होंगे? इसका अर्थ यह होंगे कि किसी अवस्था में, ठीक है, किसी अवस्था या स्थिति का अनुकरण करना ही नाटक कहलाता है। किसी अवस्था या स्थिति का अनुकरण करना ही नाटक कहलाता है। और जो दृश्य देखने योग्य हो उसे रूप कहते हैं। जो दृश्य देखने योग्य हो उसे रूप दृश्यम योच्यते, यानी जो दृश्य देखने योग्य हो उसे रूप कहते हैं, ठीक है। और पात्रों पर विभिन्न रूपों का आरोप होने के कारण उसे रूपक कहते हैं, ठीक है। क्योंकि नाटक में नायक नायिका खलनायक प्रतिनायक ये सब होते हैं, तो वो कई रूप निभाते हैं। तो उसको जैसे हम उसके रूप के अनुसार ही उसे देखते हैं उस टाइम, नाटक के टाइम, कि ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा इस टाइप का। तो उसी तरह से बोल सकते हो कि ये रूपक होती है, ऐसा
तो एक बार और बता देती हूँ, जो दृश्य देखने योग्य हो उसे रूप कहते हैं और पात्रों पर विभिन्न रूपों का आरोप होने के कारण उसे रूपक कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका अर्थ ये हुआ। ठीक, फिर आगे हैं कि किसी भी स्थिति विशेष का अनुकरण नाट्य या अभिनय कहलाता है। किसी भी विशेष स्थिति का अनुकरण नाट्य या अभिनय कहलाता है। ठीक है, रूपक नाटक या दृश्य काव्य में नाट्य या अभिनय का प्रधान स्थान होता है। अतः दृश्य काव्य के भीतर काव्य वस्तु चरित्र दृश्यों का भी इसी प्रकार संगठन होता है जिसे रंगमंच पर भी दिखाया जा सके। इस दृष्टि से रूपक की रचना कठिन मानी गई है। दृश्य काव्य में संस्कृत दृश्य काव्य के दो भेद संस्कृत में मिलते हैं, एक रूपक दूसरा उपरूपक। ठीक है, यहाँ पे एक बार और पढ़ लेती हूँ। किसी भी स्थिति विशेष का अनुकरण नाटक या अभिनय कहलाता है। रूपक नाटक या दृश्य काव्य में नाट्य या अभिनय का प्रधान स्थान होता है। अतः दृश्य काव्य के भीतर कथा वस्तु चरित्र चित्रण दृश्यों का इस प्रकार संगठन होता है जिसे रंगमंच पर दिखाया जा सके। इस दृष्टि से रूपक की रचना कठिन मानी जाती है क्योंकि उसको पात्र परिचय, उसका देश काल वातावरण कैसा है, वे कैसे बोलते हैं, उसकी वेशभूषा कैसी होती है और उसको एक स्थिति में ढाल के रंगमंच पे प्रस्तुत करना बहुत कठिन होता है। इसलिए यहाँ पे कठिन मानी गई है रूपक को। ठीक है, और दृश्य काव्य के भी दो भेद संस्कृत में मिलते हैं, एक रूपक और दूसरा उपरूपक। रूपक के 10 भेद और उपरूपक के 18 भेद माने गए हैं जो निम्नांकित है। और ये जितने भी देख रहे रूपक के भेद हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रूपक के है नाटक, प्रकरण, भान, प्रहसन, व्यायोग, समवकार, डिम, विधि, अंक और इहामृग। ये 10 जो है भेद माने हैं और 18 इधर दिखाएंगे। ठीक है, ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर है उपरूपक। उपरूपक में नाटक, त्रोटय, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य प्रेखण, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिता, धूम्रमिका, प्रकरणी, हल्लिश तथा भाणिका। ये 18 उपरूपक के नाम है। ये नहीं पूछते हैं, वो 10 ही पूछते हैं। ठीक है, इन्हीं भेदों में रूपक के भेदों का ही प्रयोग अधिक मिलते हैं, उपरूपकों के भेदों का प्रयोग प्राय नहीं मिलता है। अतः यहाँ हम रूपक के भेदों को ही लक्षण देना आवश्यक समझते हैं। यानी रूपक में जितने 10 भेद है उसको डिटेल में यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं नाटक। नाटक रूपक के भेदों में नाटक ही सबसे अधिक प्रसिद्ध और अत्यंत महत्वपूर्ण भेद है। इनमें नाट्य शास्त्र के अधिकांश अभिनय संबंधी लक्षणों का समावेश हो जाता है। इसमें वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता होनी चाहिए तथा अन्य रस गौण रूप में आने चाहिए। नाटक अपनी व्यापक और सर्वग्राही प्रवृत्ति के कारण हिंदी में संस्कृत के रूपक के स्थान पर प्रयुक्त होता है और दृश्य काव्य का पर्याय है। अभिनयात्मक काव्य के समस्त भेद इसी के अंतर्गत आते हैं। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि एक मिनट में रूपक के भेदों में नाटक ही सबसे अधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण भेद है क्योंकि वो बहुत प्राचीन काल से ही नाटक जो है खेलते आ रहे हैं और उसको देखते हैं। इसमें नाट्य शास्त्र के अधिकांश अभिनय संबंधी लक्षणों में समावेश हो जाता है। उसका अभिनय संबंधी लक्षण, तो अभिनय करना भी एक कला है, तो उसमें कई प्रकार के अभिनय करते हैं, दूषक का, विदूषक का, ठीक है, पीठ मर्द, तो इन सब का इसमें वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता होनी चाहिए, हास्य रस भी होनी चाहिए लेकिन वो गौड़ है। ठीक है, तथा अन्य रस के रूप में आने चाहिए। नाटक अपनी व्यापक और सर्वग्राहणी प्रवृत्ति के कारण हिंदी में संस्कृत के रूपक के स्थान पर प्रयुक्त होता है। ठीक है, नाटक अपनी व्यापक यानी बहुत बड़ी सर्वग्राही यानी प्रकृति के कारण वो सब प्रकृति में ग्रहण करने योग्य है। इसी कारण से हिंदी के संस्कृत के रूपक के स्थान पर प्रयुक्त होता है और दृश्य काव्य का पर्याय भी है। अभिनयात्मक काव्य के समस्त भेद इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अभिनय में जितने भी गुण होने चाहिए वो सब नाटक में देखने को मिलते हैं।
नाटक की कथा वस्तु प्रसिद्ध होती है, उसका नायक यानी आधिकारिक कथा वस्तु का प्रधान पात्र राजा, महर्षि, दिव्य अथवा दिव्य कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति होता है। यानी नाटक का पात्र कैसा होना चाहिए, नायक कैसा होना चाहिए। यहाँ पे दिया है कि राजा हो सकते हैं, महर्षि हो सकते हैं, दिव्य या दिव्य दर्श कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वह उसमें गुण क्या होने चाहिए, वह धैर्य है ना, वह धैर्य होनी चाहिए, और वह गंभीर, शौर्य, त्यागी, उदात्त गुणों से युक्त होना चाहिए, और नाटक